सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ER. सर फिजिक्स क्लासेस में। आज के वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव एवं विद्युत क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करना सिखाएंगे। मेरे दोस्त, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि विद्युत द्विध्रुव क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव का अक्ष क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव का अक्षीय स्थिति एवं विद्युत द्विध्रुव का निरक्षीय स्थिति इत्यादि का चर्चा हमने किया था। तो अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव एवं विद्युत क्षेत्र का व्यंजक हम लोग ज्ञात कर लिया था और बताया भी था कि अगले वीडियो में विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव एवं विद्युत क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करेंगे। तो मेरे दोस्त, हमने हेडिंग लिया विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव एवं विद्युत क्षेत्र का व्यंजक। इसे इंग्लिश में कहा जाता है एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन इक्वाटोरियल पोजीशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो मेरे दोस्त, हम मान लेते हैं कि एक विद्युत द्विध्रुव AB में बराबर परिमाण के दो विजातीय बिंदु आवेश -q तथा +q एक दूसरे से a बराबर 2l दूरी पर स्थित है। ये जो दोनों आवेशों के बीच की दूरी होगी, ये बहुत ही छोटा दूरी होगा, अत्यंत अल्प दूरी होगा। a बराबर 2l यहाँ पर हम लोग इसलिए लेते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन में आसानी हो, कैलकुलेशन में थोड़ा हमें सुविधा मिले, आसानी से हम कैलकुलेट कर सकें, इसीलिए विजातीय बिंदु आवेशों के बीच की दूरी a बराबर 2l लिया। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी बताया था, जब अक्षीय स्थिति में विभव एवं विद्युत क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात कर रहा था तब। तो चलिए मानते हैं हम लोग। माना कि एक विद्युत द्विध्रुव AB में बराबर परिमाण का दो विजातीय बिंदु आवेश -q तथा +q एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी a बराबर 2l पर स्थित है। 2l पर स्थित है। तो मेरे दोस्त, विद्युत द्विध्रुव क्या है आपके पास? AB, A पर -q बिंदु आवेश है और B पर +q बिंदु आवेश है। ठीक है, चलिए नीचे थोड़ा दिखाते हैं हम लोग। विद्युत द्विध्रुव AB में दो विजातीय बिंदु आवेश -q तथा +q एक दूसरे से a बराबर 2l दूरी पर स्थित है। विद्युत द्विध्रुव AB का केंद्र मध्य बिंदु O है
विद्युत द्विध्रुव AB का मध्य बिंदु या केंद्र O है, ठीक है। तो जब O मध्य बिंदु है अर्थात केंद्र है, तो निश्चित रूप से 2L की आधी दूरी AO होगा और 2L की आधी दूरी OB होगा। तो आधी दूरी कितनी होगी मेरे दोस्त यहाँ पे? 2L की आधी दूरी L, अर्थात A से O की दूरी कितनी होगी? L, और O से B की भी दूरी कितनी होगी? L, और दोनों डिस्टेंस को मिलाओगे तो L प्लस L कितना हो जाएगा? 2L। कितना हो जाएगा? 2L हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे दोस्त, हमें इस विद्युत द्विध्रुव के कारण किस स्थिति में विभव एवं विद्युत क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करना? निरक्षीय स्थिति में। और पिछले वीडियो में हमने बताया था कि निरक्षीय स्थिति क्या होता है। तो विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर लंबवत सरल रेखा जो उसके केंद्र से गुजरती हो उसे ही हम लोग विद्युत द्विध्रुव का लंब समद्विभाजक कहेंगे, और उस पर जितने बिंदु होंगे वो सारा का सारा बिंदु किस स्थिति में कहलाएगा? निरक्षीय स्थिति में। किस स्थिति में कहलाएगा? निरक्षीय स्थिति में कहलाएगा। फिर एक बार सुनिएगा, विद्युत द्विध्रुव का अक्ष -q और +q को मिलाने वाली सरल रेखा होती है। -q और +q को मिलाने वाली सरल रेखा, ये चीज हम लोग जान रहे, पीछे देख चुके हैं पिछले वीडियो में, ठीक है। ये विद्युत द्विध्रुव का क्या है मेरे दोस्त? अक्ष है, और इस पर जितने बिंदु होंगे अक्ष पर वो अक्षीय स्थिति में कहलाएगा। लेकिन हमें यहां पर किस स्थिति में विभव और विद्युत क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करना? निरक्षीय स्थिति में। तो निरक्षीय स्थिति का मतलब होगा कि विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से गुजरने वाली लंब समद्विभाजक पर जितने बिंदु होंगे सभी बिंदु किस स्थिति में कहलाएंगे? निरक्षीय स्थिति में। तो केंद्र से गुजरने वाली, तो मेरे दोस्त हम यहां पर केंद्र से गुजरने वाली अक्ष पर लंबवत सरल रेखा खींचेंगे। केंद्र से गुजरने वाली अक्ष पर, केंद्र से गुजरने वाली अक्ष पर लंबवत सरल रेखा खींचेंगे, और उस सरल रेखा पर जितने बिंदु होंगे सभी का सभी बिंदु किस स्थिति में कहलाएगा? निरक्षीय स्थिति में। किस स्थिति में कहलाएगा मेरे दोस्त? निरक्षीय स्थिति में। ये क्या है? विद्युत द्विध्रुव का, ये क्या है? विद्युत द्विध्रुव का लंब समद्विभाजक। विद्युत द्विध्रुव का क्या है मेरे दोस्त? ये सरल रेखा लंब समद्विभाजक है, और इस पर जितने बिंदु होंगे सभी बिंदु किस स्थिति में कहलाएगा? निरक्षीय स्थिति में। और निरक्षीय स्थिति में ही किसी बिंदु पर हमें विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करना है। तो मेरे दोस्त, निरक्षीय स्थिति का एक बिंदु हमने P ले लिया। एक बिंदु क्या लिया हमने? P। और द्विध्रुव के केंद्र O से बिंदु P की दूरी निश्चित रूप से कुछ न कुछ होगी। तो मेरे दोस्त, हम मान लिया ये दूरी कितनी है? R। ये दूरी कितनी है? स्मॉल r है, ठीक है। स्मॉल r है ये दूरी, और इस बिंदु P पर हमें विद्युत विभव भी ज्ञात करना है एवं विद्युत क्षेत्र वेक्टर E ज्ञात करना है, ठीक है। P पर V और E का जो व्यंजक हमें मिलेगा वह व्यंजक क्या कहलाएगा? अक्षीय स्थिति में या निरक्षीय स्थिति में? तो निश्चित रूप से मेरे दोस्त वह व्यंजक आपका निरक्षीय स्थिति में होगा। किस स्थिति में होगा? निरक्षीय स्थिति में, ठीक है। तो इसी बिंदु P पर हम पहले विभव का व्यंजक ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद किसका व्यंजक ज्ञात करेंगे? विद्युत क्षेत्र का। तो चलिए हम यहां पर निरक्षीय स्थिति में किसका व्यंजक ज्ञात करेंगे? विभव का व्यंजक। किसके कारण? विद्युत द्विध्रुव के कारण। और विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव का व्यंजक ज्ञात करने के लिए हम लोगों को माइनस आवेश के कारण विभव प्लस आवेश के कारण विभव निकालते हैं, और दोनों विभव को जोड़ देंगे
तो वो परिणामी विभव किसके कारण कहलाएगा? विद्युत द्विध्रुव के कारण। किसके कारण कहलाएगा? विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो मेरे दोस्त पहले हम प्लस क्यू आवेश के कारण निकालते हैं, फिर माइनस क्यू आवेश के कारण पी पर निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, जो हमें मिलेगा वो बिंदु पी पर, अर्थात बिंदु पी पर किस स्थिति में? निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव का व्यंजक मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त आपको पता है कि बिंदु आवेश से बिंदु पर विभव ज्ञात करने के लिए हमें दूरी की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता? दूरी की आवश्यकता। तो माइनस क्यू से पी की दूरी निकालना होगा, फिर प्लस क्यू से पी की दूरी निकालना होगा। ठीक, तो पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि बिंदु आवेश के कारण विभव में हमें दूरी की आवश्यकता होती है। बिंदु आवेश से उस बिंदु की दूरी की जरूरत पड़ती है फॉर्मूला में, जिस बिंदु पर हमें विभव ज्ञात करना है। तो मेरे दोस्त, तो हम यहां पर ज्ञात कर सकते हैं ए से, अर्थात माइनस क्यू से पी की दूरी, एपी। ठीक है, एपी चाहिए हमें, और क्या चाहिए भाई साहब? प्लस क्यू अर्थात बी से पी की दूरी, अर्थात हमें बीपी चाहिए। एपी चाहिए और बीपी चाहिए। तो मेरे दोस्त देखो, यहां पर एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, इधर भी एक कैसे त्रिभुज का निर्माण हो रहा है? समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा। ठीक है, ये डिस्टेंस L, ये डिस्टेंस भी L, और दोनों के लिए ये दूरी कितना? R। तो सममिति से, सिमेट्रिसिटी से हम लोग कह सकते हैं कि ये एंगल अगर थीटा होगा तो निश्चित रूप से ये कोण भी कितना होगा मेरे दोस्त? थीटा होगा। सममिति के आधार पे हम कह सकते हैं कि ये कोण थीटा है, तो ये कोण भी कितना होगा? थीटा होगा। तो चलिए हमने कोण दिखाया। फाइनली हमें क्या चाहिए? एपी और बीपी। बिंदु पी पर क्या चीज ज्ञात करने के लिए? विभव और विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए। तो मेरे दोस्त एपी इज इक्वल टू वाट? तो बताओ, एक समकोण त्रिभुज यहां पे बन रहा है। कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज बन रहा है यहां पे आपका। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहां पर समकोण त्रिभुज, क्या नाम दोगे इसका? एओपी में, एओपी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहा था? कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो मेरे दोस्त कर्ण यहां पर एपी हो जाएगा इस त्रिभुज में। तो क्या लिखेंगे? एपी का स्क्वायर बराबर एओ का स्क्वायर या फिर ओपी का स्क्वायर, अब प्लस एओ का स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका ओपी कितना है मेरे भाई? आर, तो आर का स्क्वायर प्लस एओ कितना है? एल, तो एल का स्क्वायर। ठीक, तो ये किसका मान? एपी स्क्वायर का मान निकला। चाहिए क्या? एपी, तो स्क्वायर को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एपी बराबर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये किसका वैल्यू निकला? एपी का, अर्थात माइनस क्यू आवेश से बिंदु पी की दूरी। अब इसी प्रकार से मेरे दोस्त प्लस क्यू आवेश से पी की दूरी, अर्थात बीपी। तो इसमें हम किस त्रिभुज का उपयोग करेंगे? बीओपी का, समकोण त्रिभुज बीओपी का। समकोण त्रिभुज बीओपी में पाइथागोरस प्रमेय से ये हो जाएगा कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर बीपी का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना होगा? ओपी का स्क्वायर प्लस आधार क्या होगा मेरे दोस्त? ओबी। तो ये बीपी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका ओपी कितना? देखिए फिगर में, ओपी आर है तो आर स्क्वायर प्लस ओबी कितना है? एल, तो एल स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए बीपी बराबर, तो स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस
L²। तो मेरे दोस्त माइनस क्यू के कारण P पर विभव एवं विद्युत क्षेत्र के लिए ये दूरी मिल गया हमें इतना, ये दूरी मिल गया हमें इतना। जहाँ पर ज़रूरत होगा वहाँ पर इसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए अब माइनस क्यू के कारण, या पहले प्लस के कारण निकालते, प्लस क्यू के कारण P पर विभव, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव V1 मान लेते हैं। क्या मान लिया? V1। तो बताइए प्लस क्यू कौन सा आवेश है? बिंदु आवेश। और बिंदु आवेश के कारण विभव क्या होता मेरे दोस्त? याद करो, किस आवेश के कारण? बिंदु आवेश के कारण विभव। एक बिंदु आवेश प्लस क्यू है और इससे r दूरी पर हमने एक बिंदु P लिया और इस बिंदु P पर विभव का मान होता है कितना? KQ बटा में R, KQ बटा में R। तो निश्चित रूप से बिंदु P पर जो ये प्लस क्यू आवेश है एक कैसा आवेश है? बिंदु आवेश है। तो जस्ट इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे इसके कारण इस पर विभव के लिए। तो V1 तो क्या होगा मेरे दोस्त? KQ बटा में, देखिए ये R क्या है? बिंदु आवेश से उस बिंदु की दूरी जिस पर हमें क्या चाहिए? विभव। तो बताओ, बिंदु आवेश से इस बिंदु की दूरी क्या लेंगे हम लोग? BP। और BP आपका कितना है मेरे दोस्त? √r² प्लस L²। तो ये डिस्टेंस हम क्या ले लेंगे? √r² प्लस L²। ठीक। प्लस क्यू के कारण P पर विभव निकल गया, मान लिया कितना? V1। V1 का वैल्यू इतना हो गया। एवं अब किसके कारण? माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव, माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव हम क्या ले लेते हैं? V2। क्या ले लिया? विभव V2। तो V2 बराबर क्या होगा यहाँ पर? ये भी निश्चित रूप से एक कैसा आवेश है? बिंदु आवेश। और ये धनात्मक बिंदु आवेश है या ऋणात्मक? तो ऋणात्मक बिंदु आवेश, और ऋणात्मक बिंदु आवेश के कारण विभव क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो इसलिए मेरे दोस्त माइनस KQ बटा में इस आवेश से इस बिंदु की दूरी AP। AP का मान कितना? √r² प्लस L², है ना? लिख दिया। तो चलिए ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? √r² प्लस L² हो गया। ठीक है। तो ये प्लस क्यू के कारण विभव P पर और ये माइनस क्यू के कारण विभव P पर हमें ज्ञात किसके कारण करना है? विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो अब लिखेंगे, अब विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव और बिंदु P किस स्थिति में मेरे दोस्त? निरक्षीय स्थिति में। तो इसीलिए परिणामी विभव को हम क्या लिखेंगे? भी निरक्षीय। भी निरक्षीय बराबर क्या होगा? प्लस क्यू के कारण P पर विभव, तो प्लस क्यू के कारण P पर विभव कितना? V1। अब प्लस माइनस क्यू के कारण P पर विभव कितना? तो V2। अब V1 V2 का मान हमें पता है, रख देंगे। जो मिलेगा वो किसके कारण निकल जाएगा? विद्युत द्विध्रुव के कारण। किस स्थिति में? निरक्षीय स्थिति में। किस स्थिति में मेरे दोस्त? निरक्षीय स्थिति में। तो चलिए आप लोग इसे नोट कर लें, फिर आगे हम सॉल्व करेंगे इसे। चलिए मिटाते हैं। V1 का मान निकाल रखे हैं, V2 का मान निकाल रखे हैं,
और इन दोनों को जोड़ने के बाद जो हमें परिणामी मिलेगा वो विद्युत द्विध्रुव के कारण कहलाएगा निरक्षीय स्थिति में विभव। तो कैलकुलेट करके देखते हैं कितना प्राप्त होता है। V1 V2 का मान बचा के रखते हैं इसलिए क्योंकि इसका मान रखना है। ठीक है, तो मेरे दोस्त फाइनली हमें क्या ज्ञात करना, निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव अर्थात V निरक्षीय। तो बताओ आप लोग V1 का वैल्यू KQ बटा में रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस दे दिया V2 का वैल्यू माइनस KQ बटा में रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। V1 V2 का मान हमने रख दिया, V1 V2 का मान हमने रख दिया। और मेरे दोस्त KQ कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा 1 बाई रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। KQ कॉमन आ गया 1 बाई रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होगा। ठीक है, और अब देखो ये समान चीज़ का अंतर है, ब्रैकेट के अंदर समान चीज़ का अंतर है और समान चीज़ का अंतर मिल करके ये 0 हो जाएगा। तो ये KQ इंटू 0 बराबर हो जाएगा 0। तो इसलिए मेरे दोस्त मैं कह सकता कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव विद्युत द्विध्रुव के कारण हमेशा कितना होगा, 0 होगा। निरक्षीय स्थिति के किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव विद्युत द्विध्रुव के कारण हमेशा कितना होगा, 0 होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः किस स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव हमेशा 0 होता है। विद्युत विभव हमेशा 0 होता है। लेकिन मेरे दोस्त अक्षीय स्थिति में बताओ, अक्षीय स्थिति में विभव भी अक्षीय बराबर, पिछले वीडियो में हम लोगों ने ज्ञात किया था, कितना आया था, KP बटा में R स्क्वायर, KP बटा में R स्क्वायर। तो मेरे भाई याद रखना, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विभव KP बटा में R स्क्वायर होता है और निरक्षीय स्थिति में विभव कितना होता है, हमेशा 0 होता है। ये बात किसका है, विभव का है। ठीक है, तो आगे हम लोग अब ज्ञात करेंगे निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र E। निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र E ज्ञात करेंगे। विभव हमने ज्ञात कर लिया, विभव हमने ज्ञात कर लिया, कितना आया, 0। अक्षीय स्थिति में 0 नहीं मिलता हमें। ठीक है, तो चलिए नोट कर लें इसे, फिर आगे हम लोग देखते हैं। ये पीछे आपने नोट किया है इसको, इसीलिए करने की ज़रूरत नहीं है, मिटा सकते हैं उसको। कर लिया, मिटाते हैं इसे। अब हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र का व्यंजक। तो मेरे दोस्त किस स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का व्यंजक, ज्ञात करना है।
किसका व्यंजक ज्ञात करना? विद्युत क्षेत्र का। तो मेरे भाई हमने अभी जस्ट ज्ञात किया AP बराबर, इसे मिटाना पड़ेगा क्योंकि यहां पर और ज़्यादा काम करना है हमें, तो ये लिख कर रख लेते हैं हम, √R² प्लस L²। और BP बराबर कितना है ये भी ज्ञात किया था हमने, R² प्लस L² का रूट, R² प्लस L² का रूट, R² प्लस L² का रूट। ठीक है, अब आगे हम लोग कोशिश करेंगे कि निरक्षीय स्थिति के बिंदु P पर किसका मान ज्ञात करें? E का मान। किसके कारण? विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो मेरे दोस्त आप लोग को पता होगा, नोट में लिखकर हम याद दिलाने का कोशिश कर रहे हैं। पीछे के 3-4 चीजों का उपयोग होगा, तो वो चीज ध्यान में रखना अति आवश्यक है, तब हम निरक्षीय स्थिति के बिंदु P पर क्या ज्ञात कर पाएंगे? E। मेरे दोस्त बताओ, ये बिंदु आवेश धनात्मक है या ऋणात्मक? ऋणात्मक है। और इससे कितनी दूरी पर? R दूरी पर हमने एक बिंदु P लिया, और इस बिंदु P पर इसके कारण विद्युत क्षेत्र आवेश की ओर होगा या आवेश से दूर होगा? बताओ आप लोग। तो मेरे दोस्त आवेश से दूर होता है धनात्मक आवेश के कारण, यहां वहां जहां तहां नहीं, मिलाने वाली रेखा की दिशा, मिलाने वाली रेखा ये आवेश से दूर तो इधर होगा। हमने ले लिया विद्युत क्षेत्र E, और इस E का परिमाण कितना होगा? KQ बटा में R²। K का मान हम 1/4πε0 भी रख सकते हैं। अब फिर यही बात है आपका, एक बिंदु आवेश हमने -Q लिया, और इससे R दूरी पर एक बिंदु P लिया। R दूरी पर क्या लिया हमने? एक बिंदु P, और इस बिंदु P पर इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र हमेशा ऋणात्मक आवेश की ओर होगा, यहां वहां जहां तहां नहीं, मिलाने वाली रेखा की दिशा में, तो अर्थात इस डायरेक्शन में होगा विद्युत क्षेत्र वेक्टर E, और E का परिमाण उतना ही होगा मेरे दोस्त, KQ बटा में R²। KQ बटा में R² होगा। और आपको ये भी पता होगा कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, सदिशों का अवयव। तो सदिश का अवयव हमेशा दो लंबवत रेखा की दिशा में ली जाती है। तो मान लिया यहाँ पर x अक्ष एक है और दूसरा आपका कौन सा अक्ष है? y अक्ष। और ये दोनों आपस में कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 90 डिग्री का। और ये मूल बिंदु क्या है? O है। मूल बिंदु O है। इन सारे कॉन्सेप्ट का उपयोग होगा P पर क्या चीज ज्ञात करने के लिए? E ज्ञात करने के लिए। तो मेरे दोस्त, यदि एक सदिश A, वेक्टर A इस दिशा में हो, वेक्टर A इस दिशा में हो, ठीक है, और इस अक्ष के साथ ये थीटा कोण बनाए, तो A का अवयव y की दिशा में हो जाएगा A cos थीटा, और x की दिशा में हो जाएगा A sin थीटा। ठीक है। अब अगर दूसरा सदिश इधर क्या हो आपका B, दूसरा सदिश क्या हो मेरे दोस्त? B हो। दूसरा सदिश क्या हो? B। और B यदि आपका x अक्ष के साथ थीटा कोण बनाए, तो B का x अक्ष की दिशा में अवयव हो जाएगा B cos थीटा, और इस दिशा में हो जाएगा B sin थीटा। अवयव हमेशा दो लंबवत रेखा की दिशा में ली जाती है। अवयव हमेशा दो लंबवत रेखा की दिशा में ली जाती है। ठीक है। अगर ये कोण
ये कोण थीटा यहाँ हो, तब ए का अवयव थीटा वाले रेखा की दिशा में ए कॉस थीटा हो जाएगा, अन्य रेखा की दिशा में क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। ये सब हम लोग 11th क्लास में ये सारा कुछ पढ़े होंगे, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ये जानना ज़रूरी है, तब हम बिंदु P पर E का व्यंजक ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए P पर E ज्ञात करने के लिए प्लस Q के कारण P पर E निकालेंगे, माइनस Q के कारण P पर E निकालेंगे और दोनों का वेक्टर सम कर देंगे, तो जो हमें मिलेगा वो विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति के बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक कहलाएगा, ठीक है। तो मेरे दोस्त हम यहाँ पर लिखेंगे कि प्लस Q के कारण किस पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E1 बराबर प्लस Q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र को हम किससे सूचित करते हैं, E1 से। E1 बराबर क्या होगा मेरे दोस्त, बिंदु आवेश के कारण बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E का परिमाण क्या होता है, KQ बटा R स्क्वायर। तो यहाँ पर भी क्या होगा, KQ बटा में R एक्चुअली में क्या है मेरे दोस्त, बिंदु आवेश से बिंदु की दूरी, बिंदु आवेश से बिंदु की दूरी। तो मेरे दोस्त यहाँ पर बिंदु आवेश प्लस Q है और इस बिंदु P की दूरी कितनी है, BP, कितनी है, BP। तो मेरे दोस्त हम लिख देंगे BP का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, BP का स्क्वायर। और BP कितना है पता है हम लोग को, KQ बटा में BP का वैल्यू बताएं आप लोग, रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा KQ बटा में रूट का स्क्वायर होता, रूट खत्म हो जाता, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये क्या मिल गया, E1 प्लस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E1 का परिमाण मिल गया हमें, क्या मिल गया, E1 का परिमाण। अब मेरे दोस्त E1 का दिशा किधर होगा, किसका दिशा, E1 का दिशा। तो आप बताओ हमें E1 किस आवेश के कारण है, प्लस आवेश के कारण, किस आवेश के कारण है, प्लस आवेश के कारण। और प्लस आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E प्लस की ओर या प्लस से दूर, तो प्लस से दूर यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ या मिलाने वाली रेखा की दिशा में, तो मिलाने वाली रेखा की दिशा में देख लो, दोनों बिंदु आवेश और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा की दिशा में आवेश की ओर है या आवेश से दूर है, आवेश से दूर है, ठीक है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर भी तो प्लस के कारण P पर निकाल रहे हैं, तो मिलाने वाली रेखा की दिशा में, आवेश की ओर नहीं, आवेश से दूर। तो इस डायरेक्शन में ये हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा वेक्टर E1। और इसको थोड़ा और ऊपर बढ़ाते हैं, निरक्षीय स्थिति है E1। और विद्युत द्विध्रुव के अक्ष के समांतर बिंदु P पर एक रेखा खींचते हैं, बिंदु P पर विद्युत द्विध्रुव के अक्ष के समांतर हमने एक सरल रेखा की कल्पना की, हमने किसकी कल्पना की, सरल रेखा की कल्पना की, ठीक है। और मेरे दोस्त इसको हम मान लेते कौन सा अक्ष, एक्स अक्ष। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को, लंब समद्विभाजक को, द्विध्रुव के लंब समद्विभाजक को हम मान लेते हैं यहाँ पर कौन सा अक्ष, वाई अक्ष। कौन सा अक्ष, वाई अक्ष। तो देखो ये दोनों रेखा आपस में समांतर है और ये तिर्यकछेदी रेखा बन के काट रहा है, तो ये कोण थीटा है, तो संगत कोण से ये कोण भी कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, थीटा। ये कोण थीटा है तो ये कोण भी क्या होगा, थीटा, क्योंकि ये दो समांतर रेखा को ये तिर्यकछेदी रेखा काट रहा है। थोड़ा इसको सीधा बनाए हम लोग, ठीक, काट रहा है। तो ये कोण थीटा होगा तो ये कोण भी कितना होगा, थीटा होगा। तो अब देखो ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, तो ये आपस में क्या होगा मेरे दोस्त,
लंबवत। एक्स अक्ष वाई अक्ष आपस में क्या होगा, लंबवत होगा। एक्स अक्ष वाई अक्ष आपस में क्या होगा, लंबवत। तो बताओ वेक्टर ए के स्थान पर E1 है, तो जिस अक्ष के साथ थीटा कोण बना उधर ए का अवयव ए कॉस थीटा हुआ, तो E1 का इस अक्ष के साथ थीटा कोण बना तो E1 का अवयव इधर क्या होगा, बताओ आप लोग E1 का अवयव इधर क्या होगा। E1 cos थीटा, E1 cos थीटा, और ए का अन्य दूसरा अवयव क्या मिला, ए साइन थीटा, तो E1 का अन्य दूसरा अवयव इसकी दिशा में क्या मिलेगा, E1 साइन थीटा, E1 साइन थीटा। ठीक है, क्या अवयव मिला हमें, E1 साइन थीटा। तो इस कंपोनेंट का, इस कॉन्सेप्ट का यूज हम E1 के कंपोनेंट के लिए किया। तो E1 बराबर आपको ये जो मिला इसको लिखते हैं KQ बटा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये E1 का परिमाण है। ठीक, तो चलिए हमने दिखा लिया ये चीज। अब मेरे दोस्त प्लस Q आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र E1 मिला, जिसका हमने अवयव भी ले लिया y अक्ष की दिशा में और फिर x अक्ष की दिशा में। अब किसके कारण, माइनस Q के कारण P पर, माइनस Q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र, माइनस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E2 मान लेते हैं। तो E2 बराबर क्या होगा मेरे दोस्त, KQ, देख लो माइनस के कारण P पर विद्युत क्षेत्र KQ बटा R स्क्वायर। तो KQ बटा में R क्या था, बिंदु आवेश से बिंदु की दूरी, तो माइनस Q आवेश से बिंदु P की दूरी को हम किससे सूचित करेंगे, AP से। तो R स्क्वायर की जगह पर यहाँ पर, R स्क्वायर की जगह पर यहाँ पर क्या दे देंगे, AP का स्क्वायर। और AP बराबर कितना है मेरे दोस्त, तो KQ बटा में AP का वैल्यू रखिए रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। और रूट का स्क्वायर होता है तो रूट खत्म हो जाता है, तो E2 बराबर हो जाएगा आपका KQ बटा में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र का परिमाण मिल गया, जिसे हमने क्या माना, E2। और इसकी दिशा किधर होगी मेरे दोस्त, ऋण आवेश की ओर। किसकी ओर होगी, ऋण आवेश की ओर, क्योंकि देखिए माइनस आवेश के कारण, किसके कारण, माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा माइनस की ओर होगी। ठीक है, तो चलिए नोट कीजिए आप लोग इसे। कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। तो चलिए हम काम करते हैं। यहाँ पे बिंदु P पर माइनस के कारण E2 का दिशा माइनस की ओर होगा। किसकी ओर होगा, माइनस की ओर। तो चलिए दिखाते हैं हम इसे। ये क्या होगा, वेक्टर E2। ये क्या होगा, वेक्टर E2, जिसका परिमाण हम निकाले। तो अब देखो ये दो समांतर रेखा है ना, और इसको ये तिर्यक-छेदी रेखा काट रहा। तो ये थीटा कोण का एकांतर कोण ये होगा, और एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब E2 का अवयव B के अवयव के आधार पर लिख सकते हैं। वेक्टर B
एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बना रहा था, तो बी का अवयव इधर क्या आया, बी कॉस थीटा। तो E2 का अवयव इधर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, E2 कॉस थीटा। और फिर बी का अवयव इस दिशा में क्या आया, बी साइन थीटा। तो E2 का अवयव इस दिशा में क्या आ जाएगा, E2 साइन थीटा, E2 साइन थीटा, ठीक है, E2 साइन थीटा। तो अब हम लोग y अक्ष की दिशा में परिणामी अवयव ज्ञात करेंगे और x अक्ष की दिशा में परिणामी अवयव ज्ञात करेंगे। तो मेरे दोस्त y अक्ष के अनुदिश, किसके अनुदिश, अच्छा ये चीज ज्ञात करने से पहले यहां पर देखें हम लोग, तो E1 और E2 का परिमाण समान है या असमान, देख लीजिए KQ, तो यहां पर भी KQ, नीचे R² प्लस L², नीचे भी R² प्लस L², तो R² प्लस L², ऊपर KQ, ऊपर यहां पर भी KQ, तो अर्थात ये दोनों का वैल्यू क्या है, समान है। तो कहने का मतलब है मेरे दोस्त कि निरक्षीय स्थिति के बिंदु P पर माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र का परिमाण और प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र का परिमाण समान होगा या असमान, तो समान होगा। तो हम लिख सकते हैं यहां पर, ठीक है, -Q तथा +Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण समान होता है। ये दोनों रिजल्ट को देखने के बाद हम कह सकते हैं, इस दोनों रिजल्ट को देखने के बाद चलिए E1 को हम बढ़िया से दिखाते हैं। इधर E1 बराबर हमने निकाला मेरे दोस्त KQ बटा में R² प्लस L², R² प्लस L², ठीक है। तो देख लो E1 और E2 का वैल्यू क्या है, समान है, तो हम लिख सकते हैं इसीलिए E1 बराबर E2 बराबर कितना, KQ बटा में R² प्लस L²। तो ये E1 E2 का परिमाण समान मिला हमें, E1 E2 का परिमाण समान मिला हमें यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए हम लोग, आप लोग इसे नोट कर लें, तब फिर आगे इसको सॉल्व करते हैं। कर लिया, चलिए आगे ज्ञात करते हैं हम लोग। अब y अक्ष की दिशा में विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे और x अक्ष की दिशा में। तो मेरे दोस्त y अक्ष के अनुदिश कौन सा क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र EY ले लेते हैं हम लोग। तो EY बराबर क्या होगा, तो देखो एक पॉजिटिव y की दिशा में एक कंपोनेंट है E1 साइन थीटा, E1 साइन थीटा, और एक कंपोनेंट है नेगेटिव y की दिशा में, P से ऊपर पॉजिटिव y और P से नीचे नेगेटिव। तो नेगेटिव y की दिशा में अवयव क्या है, E2 साइन थीटा, और दोनों अवयव एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट। तो इसीलिए यहां पर कौन सा चिन्ह होगा, माइनस E2 साइन थीटा। और मेरे दोस्त E1 E2 का मान आप देख रहे हो कितना, KQ बटा में R² प्लस L²। तो ये वैल्यू अगर आप रखते हो KQ बटा में R² प्लस L², E1 का मान साइन थीटा माइनस E2 का भी मान यही होगा KQ बटा में, चलिए यहां नहीं दिख रहा है, इस तरफ हम लिखते हैं इस चीज को, ठीक है। इस चीज को इधर सॉल्व करते हैं हम लोग, E1 का वैल्यू, चलिए इसे भी हम लिखते हैं इधर, EY बराबर E1
साइन थीटा माइनस E2 साइन थीटा होगा, क्योंकि y अक्ष की दिशा में दो अवयव है, एक धनात्मक y की ओर और एक ऋणात्मक, और दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो इसीलिए दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे। और E1 का मान क्या है, के क्यू बटा में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर साइन थीटा माइनस E2 का भी मान इतना ही, के क्यू बटा में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू साइन थीटा। दोनों देखिए समान चीज का घटाव हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 0। अर्थात विद्युत द्विध्रुव के कारण y अक्ष की दिशा में, अर्थात निरक्षीय स्थिति में लंब समद्विभाजक की दिशा में विद्युत क्षेत्र हमेशा क्या होगा, शून्य होगा। विद्युत क्षेत्र हमेशा क्या होगा, शून्य होगा, अर्थात नहीं परिभाषित होगा। ठीक है। अब मेरे दोस्त किसकी दिशा में, x अक्ष की दिशा में, किसकी दिशा में, x अक्ष के अनुदेश विद्युत क्षेत्र, x अक्ष के अनुदेश कौन सा क्षेत्र मेरे दोस्त, विद्युत क्षेत्र। तो इसको हम लोग लेते हैं EX, क्या लेते हैं, EX। अब आप लोग बताओ हमें, मूल बिंदु P से इधर एकांक सदिश आई कैप लेंगे, एकांक सदिश क्या लेंगे, आई कैप, और P से इधर एकांक सदिश क्या होगा आपका, माइनस आई कैप। तो कहने का मतलब है कि E2 और E1 का ये दोनों अवयव आई कैप की दिशा में है या माइनस आई कैप की दिशा में, तो माइनस आई कैप की दिशा में। तो इसको सदिश रूप में यदि हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, E1 कॉस थीटा प्लस ऐसे E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा इंटू किससे गुना करना पड़ेगा, माइनस आई कैप से। किससे गुना करना पड़ेगा, माइनस आई कैप से, क्योंकि ये दोनों किसकी दिशा में है, माइनस आई कैप की दिशा में। ठीक है ना। तो चलिए अब इस चीज को हम लोग देखो, तो ये हो जाएगा आपका E1 का मान कितना है, के क्यू बटा में, तो चलिए कॉस थीटा पहले कॉमन ले लेते हैं, E1 प्लस E2, कॉस थीटा दोनों का कॉमन लोगे तो बाहर आ जाएगा, अब माइनस क्या हो जाएगा, आई कैप। अब E1 का मान E2 का मान रखेंगे इसमें, तो E1 का वैल्यू कितना मेरे दोस्त, E1 का वैल्यू के क्यू बटा में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना। अब प्लस E2 का भी मान यही होगा, के क्यू बटा में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ये माइनस इधर ले लो, माइनस इधर ले लो, इंटू क्या हो जाएगा, आई कैप। चलिए E1 E2 का मान हमने रखा, E1 का भी यही वैल्यू होगा, E2 का भी यही वैल्यू होगा, इसलिए E1 E2 का मान क्या समान होगा। ठीक है। तो ये x की दिशा में, तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा हम लोगों को, इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो मिटाते हैं इसे, आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है। तो चलिए मेरे दोस्त, ये दोनों को ऐड करोगे तो 2 हो जाएगा, तो माइनस 2KQ बटा में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा आई कैप होगा क्या, ये दोनों को जोड़ेंगे तो बिल्कुल होगा। अब मेरे दोस्त यहां पे कोई एक समकोण त्रिभुज का उपयोग करके आप कॉस थीटा निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो, कॉस थीटा। तो मेरे भाई यहां पर हम ज्ञात करते हैं त्रिभुज AOP में कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा का मान निकाल करके इसमें रखना है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा बताइए आप लोग, आधार बटा में कर्ण। तो थीटा के सामने वाला ये भुजा क्या होगा, लंब, 90 डिग्री के सामने वाला ये क्या होगा, कर्ण, जो बच गया वो आधार। तो आधार क्या हो जाएगा, AO, और AO का मान कितना है मेरे दोस्त, L, आधार L, और कर्ण हो जाएगा AP।
कर्ण क्या हो जाएगा AP, और AP का वैल्यू कितना है √100 AP, तो ये हो जाएगा मेरे दोस्त cos थीटा बराबर L बटा में ये मान √100 R² प्लस L²। तो ये हमें क्या मिल गया cos थीटा, और इस cos थीटा का वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं हम, और इसको हम लोग रूट को पावर हाफ भी लिख सकते हैं। तो L बटा में R² प्लस L², इस रूट को क्या लिख सकते हैं पावर हाफ। तो ये हमें किसका वैल्यू मिल गया cos थीटा का, और ये वैल्यू cos थीटा का उठा के यहाँ पे रख सकते हैं, फिर आगे सॉल्व करेंगे इसको। तो ये हो जाएगा आपका -2KQ बटा में R² प्लस L² cos थीटा रखिए, L बटा में R² प्लस L² पर पावर 1/2 इंटू आई कैप, इंटू क्या हो जाएगा आई कैप, और R² प्लस L² पर नहीं कुछ पावर तो कितना 1 होगा, नहीं कुछ पावर तो कितना 1 होगा। तो चलिए आप लोग नोट कर लें इसे। हो गया, चलिए मिटाते हैं इसे, अब आगे सॉल्व करेंगे इसे। आगे सॉल्व करते हैं इसे। तो क्या होगा बताइए आप लोग। तो गुना कीजिए, बराबर -KQ 2L लिख सकते हो, अब बटा में ये दोनों का बेस सेम है R² प्लस L² का सेम है R² प्लस L², तो दोनों का पावर क्या होगा मेरे दोस्त 1 और हाफ जुट जाएगा, तो 1 प्लस हाफ इंटू क्या हो जाएगा आई कैप, क्या हो जाएगा आई कैप। तो मेरे दोस्त ये हो जाएगा आपका, और आपको ये पता है कि A बराबर कितना 2L, तो -KQ इंटू 2L की जगह पर A रख सकते हैं यहाँ पर A, अब बटा में R² प्लस L², 1 प्लस 1/2 करोगे तो ये 3/2 हो जाएगा, इंटू कितना आई कैप। और आपको पता है कि P बराबर कितना होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण P बराबर Q इंटू A, तो Q इंटू A की जगह पर क्या रखेंगे P, तो -KP बटा में R² प्लस L² पे पावर 3/2 इंटू आई कैप। ठीक, अब एक चीज़ बताओ हमें, पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने बात किया था कि ये जो दूरी R है, केंद्र O से बिंदु P की दूरी, केंद्र O से बिंदु P की दूरी जो R है, ये L के सापेक्ष बहुत बहुत बड़ा है, अर्थात R मच ग्रेटर देन क्या है यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव के केस में R मच ग्रेटर देन L। तो इसीलिए मेरे दोस्त R² प्लस L² में हम L² को इग्नोर कर सकते हैं, तो ये लगभग कितना हो जाएगा R², क्या हो जाएगा R²। R L से अर्थात L बहुत बहुत छोटा मान होगा और छोटे मान का स्क्वायर और छोटा होगा, तो इसीलिए L² R² की तुलना में बहुत छोटा होगा, तो इसीलिए हम L² को इग्नोर कर सकते हैं। तो R² प्लस L² क्या हो जाएगा R², तो -KP बटा में इस पूरे की जगह पर क्या रखोगे R², और पावर कितना है इस पर 3/2 इंटू आई कैप, तो ये हो जाएगा आपका -KP बटा R², ठीक है,
आर स्क्वायर गुना 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बच गया आर पे पावर कितना, आर पे पावर कितना मेरे दोस्त, तो माइनस के पी बटा आर पे पावर 3 इंटू आई कैप, और ये हम निकाल क्या रहे थे, ठीक है, ई निरक्षीय। क्या ज्ञात कर रहा था मेरे दोस्त हम लोग, ई निरक्षीय। क्या ज्ञात कर रहा था, ई निरक्षीय। तो बराबर हम लिख सकते हैं के पी बटा में आर क्यू अब माइनस आई कैप, ये लिख सकते हैं हम लोग। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति के बिंदु P पर ये विद्युत क्षेत्र का व्यंजक मिला हमें। किसका व्यंजक मिला, विद्युत क्षेत्र का व्यंजक। अर्थात ये हम ज्ञात कर रहे थे EX। क्या ज्ञात कर रहे थे मेरे दोस्त, EX ज्ञात कर रहे थे, और EX का मान ये मिला हमें। तो कहने का मतलब है कि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो फाइनली E1 और E2 का कौन सा अवयव बचा, X वाला अवयव, माइनस आई कैप की दिशा वाला अवयव। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपका होगा यहाँ पर, है ना, निरक्षीय स्थिति में। ये किस स्थिति में निकला आपका, किस स्थिति में मेरे दोस्त, अक्षीय या निरक्षीय, तो निरक्षीय स्थिति में। किस स्थिति में मिला ये आपको, विद्युत क्षेत्र का व्यंजक, निरक्षीय स्थिति में। थोड़ा सा और यहाँ पे काम कर सकते हैं हम लोग। ये P एक्चुअली में क्या है, P एक्चुअली में क्या है मेरे दोस्त, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, और P की दिशा हमेशा अक्ष की दिशा में, द्विध्रुव के अक्ष की दिशा में, माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर। तो कहने का मतलब है यहाँ पर, ठीक है, कि वेक्टर P इस डायरेक्शन में होगा। नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो देख लो यहाँ पर माइनस आई कैप यहाँ पर निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की दिशा को बतलाएगा। माइनस आई कैप निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र E की दिशा को बतलाएगा। तो मेरे दोस्त यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं कि निरक्षीय स्थिति में बिंदु P पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा P के प्रति समांतर, P के प्रति समांतर, P का क्या होगा, प्रति समांतर। अर्थात P आपका प्लस से माइनस की ओर, सॉरी माइनस से प्लस की ओर है, अर्थात अक्ष की दिशा में इधर है। तो निरक्षीय स्थिति के बिंदु P पर विद्युत द्विध्रुव कारण विद्युत क्षेत्र इस दिशा में, अर्थात दोनों क्या है, समांतर की प्रति समांतर, प्रति समांतर होगा। क्या होगा, प्रति समांतर होगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण, किसके कारण मेरे दोस्त, चलिए नोट कर लें इसे, किसके कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो हम लिख सकते हैं अतः विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र वेक्टर EX एवं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P एक दूसरे के प्रति समांतर, एक दूसरे के प्रति समांतर होता है, एक दूसरे के प्रति समांतर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं मेरे दोस्त कि वेक्टर E निरक्षीय बराबर वेक्टर EX, ये निरक्षीय स्थिति में है, और वेक्टर EX आपका कितना, बता दो, वेक्टर EX कितना, KP बटा में RQ इंटू माइनस आई कैप। तो ये क्या मिला आपका, निरक्षीय स्थिति में
किसका व्यंजक? विद्युत विभव का व्यंजक। विद्युत विभव का निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का व्यंजक मिला ये हमें। ठीक है, यदि आपसे कोई पूछे कि ई अक्षीय बटा ई निरक्षीय इज इक्वल टू व्हाट, तो आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? तो मेरे दोस्त, हमें जानकारी होनी चाहिए ई अक्षीय का और ई निरक्षीय का। चूंकि हमें पता है, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ई अक्षीय बराबर कितना? 2kp बटा में RQ। और आज हम देख रहे हैं ई निरक्षीय बराबर कितना? परिमाण ले तो माइनस आई कैप को छोड़ देंगे, KP बटा में RQ। तो इसीलिए अब निकल सकता है ये, तो इसीलिए ई अक्षीय बटा ई निरक्षीय बराबर, तो ई अक्षीय कितना मेरे दोस्त? 2kp बटा में RQ। तो ई निरक्षीय कितना? KP बटा में RQ, KP बटा में RQ। तो देखिए ये और ये क्या होगा? कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा क्या ऊपर? 2, नीचे नहीं कुछ बचा तो क्या? 1। तो इसीलिए हम लोग इसको कह सकते हैं कितना? 2:1। ठीक है, 2:1। तो ई अक्षीय बटा ई निरक्षीय 2/1 या 2:1 होगा। यह ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछा जाता है, तो चलिए इसे नोट कर लें आप लोग। तो ये था आपका निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव एवं विद्युत क्षेत्र का व्यंजक। किसके कारण? विद्युत द्विध्रुव के कारण। किसके कारण मेरे दोस्त? विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।